Hello students, but already I discussed to you in the last lecture about the toxicity, that is the थायरोकैल्सिटोनिन. तो इस हार्मोन के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था. नाउ फर्दर वी आर मूविंग like in this toxicity it is also called as calcitonin. It can be called as thyrocalcitonin as well as calcitonin, and it is a peptide which contain 32 amino acids. पेप्टाइड हम बोल रहे हैं, मैंने बोला था एक बार पहले बताया था आप लोगों को. इफ़ ए लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड इज प्रेजेंट एंड इफ इट हैज़ 50 अमाइनो एसिड इन दिस चेन, सो दिस विल बी प्रोटीन. ठीक है, अगर प्रोटीन 50 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता तो हम इसको प्रोटीन कंसिडर करते हैं. बट इट हैज़ 32 अमाइनो एसिड, तो हम पेप्टाइड या फिर पॉलीपेप्टाइड वर्ड हम यूज़ करते हैं. ठीक है, तो जो कैल्सिटोनिन है इट इज़ ए पेप्टाइड. इसका नेचर कैसा है? पेप्टाइड है विच कंटेन 32 अमाइनो एसिड्स. नाउ फर्दर, थायराइड हार्मोन इन द फॉर्म ऑफ थायरोग्लोबिन are stored in the follicle cells in large amount, sufficient to supply the body with its normal requirements of the thyroid hormone for 3 months. इससे पहले जब हम स्टार्टिंग में हमने इंट्रोडक्शन भी पढ़ा था थायराइड हार्मोन का, तब उसमें भी मैंने आपको ये बताया कि जो थायराइड हार्मोन है वो लार्ज अमाउंट में सिक्रीट होता है. अलॉन्ग विद दिस इट कैन स्टोर इट्स सिक्रीशन फॉर मैनी टाइम्स, यानी काफ़ी टाइम के लिए वो अपने सिक्रीशन को स्टोर करके रख सकता है. तो अब कैल्सिटोनिन का सिक्रेशन देख लो, इट कैन बी स्टोर फॉर 3 मंथ्स तक स्टोर किया जा सकता है. थायराइड हार्मोन का कैल्सिटोनिन है, जो भी सिक्रेशन होंगे थायराइड हार्मोन्स के, देन कैन बी स्टोर फॉर 3 मंथ्स. नाउ फॉर द थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्स 120 माइक्रोग्राम आयोडीन पर डे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन. तो मिनिमम जो अमाउंट ऑफ आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ 120 माइक्रोग्राम सो पर डे. तो इतना थायरोक्सिन हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर सीक्रेट होना चाहिए, उतना ही आयोडीन प्रेजेंट होना चाहिए. सो नॉर्मल रिकमेंडेड मिनिमम इनटेक, डॉक्टर जो रिकमेंड करते हैं कि कितना मिनिमम आयोडीन इनटेक करना चाहिए, दैट इज़ 200 माइक्रोग्राम पर डे. इफ़ आयोडीन इज टेकन लेस देन 50 ग्राम पर डे देन थायराइड डिसऑर्डर विल बी डेवलप. तो 50 से अगर कम या ज़्यादा अगर कम होंगे तो थायराइड डिसऑर्डर को जो जाते हैं. तो नॉर्मली कितना होना है? 200 माइक्रोग्राम पर डे. नाउ नेक्स्ट, थायरोक्सिन हार्मोन स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन. अभी से ये क्लियर हो रहा है कि जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो बोन मैरो सेल्स को भी स्टिमुलेट करता है ताकि आरबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो या डिक्रीज हो. तो थायरोक्सिन हार्मोन आरबीसी को भी स्टिमुलेट करता है, उसकी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है. वाटर को मेंटेन करते हैं. इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मीन्स जो आयंस बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये इंपॉर्टेंट आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो इनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोलते हैं, जो बॉडी को फंक्शनिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है. तो उसको मेंटेन करता है. एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल ग्रोथ. तो फिजिकल ग्रोथ के लिए भी थायरोक्सिन हार्मोन है. बेसल मेटाबॉलिक रेट को तो इंक्रीज कर ही रहा है या रेगुलेट कर रहा है. कार्बन, प्रोटीन और फैट, इनके जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, इनके डाइजेशन, रेस्पिरेशन, इसमें ये मेनली हेल्प करता है. एंड सेक्सुअल ग्रोथ, तो ये इसके एडवांटेजेस भी हो गए. नाउ वी कैन सी फर्दर, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करा देती हूँ. मैंने क्या बताया आपको कि थायरोकैल्सिटोनिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैल्सिटोनिन. पेप्टाइड नेचर होता है जिसके अंदर 32 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं. और जो थायराइड हार्मोन है वो किस फॉर्म में बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है? वो होता है थायरोग्लोबिन के फॉर्म में. ठीक है, दिस इज़ अ प्रोटीन और स्टोर होता है फॉलिकल सेल्स के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में. ठीक है, कि 3 मंथ्स तक वो सप्लाई कर सके, तो इतना वो स्टोर करते हैं. सो नेक्स्ट मैंने क्या बताया था कि जो थायराइड ग्लैंड है उसमें 120 ग्राम आयोडीन पर डे रिक्वायर्ड होता है. 50 से कम अगर रिक्वायर्ड होगा थायराइड डिसऑर्डर कोज हो जाएंगे. ठीक है, और थायरोक्सिन हार्मोन आरबीसी के प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करता है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन करता है. एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल ग्रोथ. तो फिजिकली ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, माइंड मेंटली ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेक्सुअल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये. ओके, नाउ फर्दर मूव टू द थायराइड डिसऑर्डर्स. सो नाउ वी कैन सी, इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से भी सिक्रेशन अगर कम होता है, ज़्यादा होता है, तो डिसऑर्डर कोज करता है. और हार्मोन्स का यही होता है कि अगर हार्मोन्स नॉर्मल अमाउंट में, वैसे ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, अगर उतने कम अमाउंट से भी कम अगर प्रोड्यूस होंगे तो भी डिसऑर्डर कोज करते हैं.
और उससे ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो भी डिसऑर्डर कोज करेंगे। सो नाउ लुक एट दिस लाइक थायराइड डिसऑर्डर्स। तो अब क्या होगा, थायराइड डिसऑर्डर कैसे कोज होंगे, या तो थायराइड हार्मोन की सिक्रेशन ज़्यादा होगी या फिर थायराइड हार्मोन की सिक्रेशन कम होगी, ठीक है। इफ़ इट विल बी लेस और इट कैन बी मोर। तो सबसे पहला थायराइड डिसऑर्डर्स में क्या मेंशन है यहाँ पे, हाइपरथायराइडिज्म। ये कैसे होता है, हाइपर सिक्रेशन, यानी दैट मीन्स व्हेन द इंक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। जब थायराइड हार्मोन ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेट होता है तो उससे क्या कोज होगा, इट विल कोज थायराइड डिसऑर्डर्स। ओके नेक्स्ट, अब इससे क्या होता है, अगर हाइपर सिक्रेशन अगर हो गया थायराइड हार्मोन का तो क्या होगा, कैंसर मेनली कोज होता है, क्योंकि जो ट्रैकिया होता है इवन जहाँ पे लोब्स प्रेजेंट होते हैं थायराइड लोब्स, तो वहाँ पे क्या होता है मेनली, वहाँ पे नोड्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं। नोड्यूल हम एक तरह से गांठ हम बोल सकते हैं, दानेदार स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं, तो वो डेवलप हो जाता है थायराइड ग्लैंड पे, विच कैन कोज कैंसर। और ये एक ट्यूमर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि कैंसर कोज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के ऊपर नोड्यूल्स डेवलप हो जाते हैं। और जो सिंथेसिस एंड सिक्रेशन होगा थायराइड हार्मोन का, वो भी एबनॉर्मली हाई हो जाएगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होना लग जाएगा। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू योर बेटा, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसको थोड़ा समझने की जरूरत है कि हाइपरथायराइडिज्म कब हो रहा है, जब हाइपर सिक्रेशन अगर हो रहा है, अगर थायराइड हार्मोन ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेट हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है, कैंसर कोज हो सकता है, क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड है उस पर नोड्यूल्स बन जाते हैं, और जो सिक्रेशन और रेट ऑफ सिंथेसिस है थायराइड हार्मोन्स का वही एबनॉर्मली हाई हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। तो नेक्स्ट इज द एक्सोथैल्मिक गोइटर और ग्रेव्स डिजीज और कॉल्ड एज बेस्डॉव्स डिजीज एंड पेरी डिजीज, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। गोइटर, ग्रेव्स डिजीज, बेस्डॉव्स डिजीज एंड पेरी डिजीज, तो ये डिसऑर्डर्स हैं जो कोज होते हैं ड्यू टू हाइपरथायराइडिज्म। इसमें क्या होगा, इन एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। गोइटर तो ऑलरेडी आप लोगों को सबको पता भी होगा कि आयोडीन की आयोडीन की एक्सेस की वजह से भी गोइटर कोज होता है और डेफिशिएंसी से भी कोज होता है। तो एक्सेस से कोज होता है एक्सोथैल्मिक गोइटर, ये देख सकते हो यहाँ पे मेंशन है कि अगर थायराइड हार्मोन ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेट हो रहा है तो एक्सोथैल्मिक गोइटर सिक्रेट होता है, ठीक है। डिक्रीज होगा तो वो दूसरा गोइटर होता है, सिंपल गोइटर होता है जो सिक्रेट होता है। सो ग्रेव डिजीज, बेस्डॉव डिजीज एंड पेरी डिजीज, तो ये सेम ही है, अलग अलग नेम से इसको हमने मेंशन किया है। तो सबसे पहला क्या होता है, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड जो होते हैं दे बिकम लार्ज साइज्ड ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। तो थायराइड हार्मोन अगर एक्सेस अमाउंट में सिक्रेट हो जाता है तो उससे भी ये डिजीज़ कोज होती है। सो दिस शुड बी क्लियर, एक्सेस अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन इज सिक्रेटेड। और क्या होगा, लॉस ऑफ वेट, क्योंकि हार्मोन ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेट है तो मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ है वो फास्ट कर देगा, उसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। एक्साइटेबिलिटी अगर होगी, रैपिड हार्ट बीट, ठीक है, जो हार्ट बीट है वो बहुत फास्ट हो जाएगी। नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस, बेचैनी महसूस करता है वो इंसान। तो इसमें मेनली एक्चुअल में होता क्या है कि इसमें देखो मैंने क्या बताया कि अगर हाइपर सिक्रेशन अगर हुआ, क्योंकि थायराइड हार्मोन और जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसका काम क्या होता है, बेसल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, जो मेटाबॉलिक रेट है, यानी मेटाबॉलिक रेट जितनी भी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, रिएक्शंस अगर हो रही हैं, तो अब क्या होगा कि अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या होगा, फास्टली तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, फैट का डाइजेशन होगा, प्रोटीन का डाइजेशन होगा। तो उससे क्या होगा, ये केमिकल रिएक्शंस एकदम से इतनी ज़्यादा अगर हो रही हैं ये थायराइड हार्मोन की ज़्यादा सिक्रेशन की वजह से, तो उसकी वजह से जो वेट होता है वो लॉस हो जाता है। क्यों लॉस हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, फैट का ब्रेकडाउन हो जाएगा ना, जल्दी डाइजेशन होगा तो इतना डिपॉजिट ही नहीं हो पाएगा स्किन में। और बॉडी अब जितनी भी रिएक्शंस होंगी तो हीट रिलीज़ करेंगी तो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से एक्साइटेबिलिटी भी हो जाती है, बंदा एक्साइटेड फील करता है, ठीक है। और हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, नर्वसनेस फील करेगा, क्योंकि हार्ट बीट तेज होगी तो ऑब्वियस नर्वसनेस फील करेगा, एंड रेस्टलेसनेस, बेचैनी महसूस करता है। नेक्स्ट आता है ग्रेव डिजीज़। तो ग्रेव डिजीज़ भी देखो इसी ये सेम रीज़न है इन सब के, क्या रीज़न होगा, ड्यू टू एक्सेस सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड।
सो व्हाट विल हैपन इन दिस ग्रेव डिजीज, तो ग्रेव डिजीज में क्या होगा, जो थायराइड ग्लैंड है दैट विल बी लार्ज साइज, वो लार्ज साइज हो जाएगा। आइज स्वेल्ड महसूस होती है, लाइक ऐसा लगता है कि बाहर निकल के आएंगी, तो स्वेलिंग होती है आइज में। और क्या होगा, इंक्रीजेज BMR, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज होगा, और बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगा तो वेट क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत फास्टली कंज्यूम हो रहा है जो भी फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट इज द प्लमर्स डिजीज। प्लमर्स डिजीज में क्या होगा, इन दिस डिजीज थायराइड ग्लैंड डज नॉट शो इवन ग्रोथ, तो इवन यानी इक्वल ग्रोथ वे शो नहीं करता, एंड बट स्मॉल ट्यूमर्स डेवलप ऑल ओवर द बॉडी, तो स्मॉल स्मॉल नोड्यूल्स बन जाते हैं, इवन ग्रोथ नहीं होती, इक्वल ग्रोथ नहीं होती, यूनिफॉर्म ग्रोथ नहीं होती, और बॉडी के ऊपर स्मॉल स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप हो जाती है जो ट्यूमर्स के फॉर्म में कैंसर कोज करती हैं। एंड दिस कोज थायराइड लाइक बर्ड्स, थायराइड लाइक बर्ड्स हम फॉर्म हो जाते हैं बर्ड के फॉर्म में, स्वैलन पार्ट होता है ना उसको हम बर्ड बोल रहे हैं यहाँ पे। सो ऑल्सो कॉल्ड एज टॉक्सिक ऑर्डिनिमा, तो टॉक्सिक ऑर्डिनिमा हम बोल रहे हैं कब, जब थायराइड हार्मोन की सिक्रेशन ज़्यादा है और इक्वल ग्रोथ, इवन ग्रोथ नहीं हो रही बॉडी की, और ट्यूमर्स डेवलप हो जाते हैं बर्ड्स के फॉर्म में, तो उसको हम टॉक्सिक ऑर्डिनिमा बोलते हैं उसको। सो थैंक यू बेटा, अलोंग विद दिस लेक्चर जस्ट प्रिपेयर योर टॉपिक ऑल्सो, आप अपने नोट्स भी लिखते जाओ साथ के साथ, तो टॉपिक को ईजिली लर्न करने में भी ईजी रहेगा। तो इसमें मैंने सारा ही डिस्क्रिप्शन डाला, आपका नीट के बेसिस से कोई भी एग्ज़ाम है, एम्स है, ठीक है, नीट के एग्ज़ाम है या JMPR दे रहे हो आप, तो उसके लिए जो मटेरियल मैंने इसमें डाला वो मोर देन इनफ है, इससे बाहर मतलब ही नहीं आने का, तो बेटर है आप इसको इजीली करो भी, क्योंकि डिफ़िकल्ट भी नहीं है लर्न करने में, थोड़ा भी समझोगे तो ये लर्न हो जाएगा, आ जाएगा समझ में। ओके, थैंक यू।